दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों हम आप बच्चों के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पूरे कोर्स की तैयारी करा रहे हैं और अब हम आप बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो हम अब स्टार्ट कराने वाले हैं बच्चों, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो बच्चों चैप्टर शुरू कराऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स बाय करना चाहें तो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद स्टोर पर जाने के बाद आप यूपीएससी लिखेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस पूरे कोर्स को बाय करने के बाद आपको ये सारे की सारी वीडियो एक्सेस हो जाएंगी। तो बच्चों मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देखिए क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दोनों के जो विचार हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। मैं आपको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो मर्केंटलिस्ट जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते थे उनके विरोध में आया क्लासिकल मॉडल, जिन्होंने लेजिस फेयर की बात की, फ्रीनेस की बात की और ये माना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या कभी होगी ही नहीं और इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेयर की ज़रूरत होती भी नहीं है। लेकिन 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें एक लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट पाया गया और बात की गई कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पे और केंजियन विचारधारा जो है, केंजियन अप्रोच जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों अगर हम बात करें 1930 की तो 1930 अनएम्प्लॉयमेंट वाज दी मेजर प्रॉब्लम इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसा कि केंज ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटे, आउटपुट का लेवल बढ़े। तो उनका जो बेसिक जोर था वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे रहा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार में तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो मेजर प्रॉब्लम रही है वो रही है इन्फ्लेशन। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो था हालांकि वो कम था लेकिन इन्फ्लेशन एक समस्या थी। बात करें बच्चों पोस्ट वॉर 1960 में तो यहां पर एक फिर से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया। यानी कि आप देखिए पहले अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इन्फ्लेशन इशू आया, इन्फ्लेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट आया, यानी कि लगातार ट्रेड ऑफ होता रहा जिसको कि हम फ्लिप्स कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा फ्लिप्स कर्व है। तो बच्चों फ्लिप्स कर्व के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 1960 और 70 के दौर में एक नई समस्या पैदा हुई जिसको हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि बच्चों मैंने स्टैगफ्लेशन के ऊपर पिछले चैप्टर में भी वीडियो डेवलप की हुई है लेकिन मैं आपको एक बार फिर से स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट बता देता हूं। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? देखिए ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको YS कहना चाहो तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी कह सकते हो। और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जिसको कि आपकी फ्रीऑन की बुक में तो YD लिखा हुआ है, मैं YD लिख देता हूं। अब ये क्या है हमारा, मान लीजिए प्राइस लेवल है P0 और ये आउटपुट का लेवल है Y0 जो कि हम एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी डिनोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का लेवल को भी डिनोट करा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन एक नई तरीके की समस्या है जिसमें कीमतें भी बढ़ रही हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यानी कि जब एग्रीगेट सप्लाई डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो प्राइसेस भी बढ़ गए और एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो गिर गया। तो इस तरीके की जो समस्या है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये समस्या का सामना वर्ल्ड इकोनॉमी ने किया खासतौर पे 1960-70 के बीच में। और जो नई विचारधारा है, जो केंजियन अप्रोच है, वो धीरे धीरे टूटने लगी। तो जो मॉनिटरिस्ट हैं वो आए, उन्होंने कहा कि जी फ्लिप्स कर्व जो होता है वो शॉर्ट, और फ्लिप्स कर्व बना। आपने फ्लिप्स कर्व भी पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है जिसमें हमने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ जो होता है वो शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो मिल्टन फ्रीडमैन का विचार था। यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि, और केंजियन अप्रोच दोनों का ये मानना था कि जो फिलिप्स कर्व है वो शॉर्ट रन में तो लागू होता है लेकिन लॉन्ग रन में लागू नहीं होता। इसकी वजह उन्होंने एडक्टिव एक्सपेक्टेशन बताई, यानी कि पिछले पास्ट ईयर में जो हो रहा है आप उससे एक अनुमान लगा सकते हो और एक हायर वेज रेट की डिमांड करते हो, लेकिन हायर वेज रेट की डिमांड करने में टाइम लगता है। यहाँ पर जो
केंजियन अप्रोच है और जो मॉनेटरिस्ट अप्रोच है, दोनों का ये मानना था कि इन्फ्लेशन जैसी समस्या और अनएम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेड ऑफ है वो शॉर्ट रन में तो होगा, लॉन्ग रन में नहीं होगा। लेकिन न्यू केंजियन जो अप्रोच है वो इस बात का भी विरोध करती है। यानी कि न्यू केंजियन अप्रोच जो मानती है वो ये मानती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में जो रिलेशन है वो शॉर्ट रन में भी नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के इंटरफेयर की जरूरत है ही नहीं, मार्केट मैकेनिज्म अपने आप ही एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दो वर्ड बार बार आपके सामने आएंगे, एक एंटीसिपेटेड, एक अनएंटीसिपेटेड। पहले हम उन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड का क्या मतलब है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को आगे की तरफ खींच सकें। ये मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए एंटीसिपेटेड, जैसे मान लीजिए जिसका आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि जो मनी ग्रोथ हुई है वो 20% है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ेगा। देखिए जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी तेजी से फैल रही है ना बच्चों, हर जगह आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डेवलप की, जो ये मान के चलती है कि जो कंज्यूमर है या जो इकोनॉमिक एजेंट है उसके पास सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मौजूद है और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मौजूद होने की वजह से जो भी वो डिसीजन लेगा वो रैशनल बेस पे लेगा। यानी कि मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ी तो उसको डेटा के माध्यम से पता है कि कितना परसेंट प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कि जो प्राइस बढ़ने का जो लैग होता है वो नहीं आएगा सामने, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से। यानी कि रैशनल एक्सपेक्टेशन मानती है कि एक तरफ अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो इकोनॉमिक एजेंट उसके बेस पर ये आइडिया लगा लेते हैं कि कितना परसेंट जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगे और सारे फैसले वो उसी के हिसाब से लेते हैं। यानी कि इसे बोलते हैं एंटीसिपेटेड, यानी कि जो अनुमान लगाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप 6% का महंगाई का अनुमान लगाते हो, इन्फ्लेशन का अनुमान लगाते हो और एग्जैक्ट 6% ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो आप पहले से इसके बारे में प्लानिंग करके रखते हो, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड। तो कई बार एंटीसिपेटेड वर्ड आएगा। एंटीसिपेटेड जहां जहां वर्ड आए उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास सूचना है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंटरनेट है और आपको पहले से ही पता चल गया है कि क्या होने वाला है। अनएंटीसिपेटेड का मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 6% इन्फ्लेशन होने का आपको अनुमान है, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी सूचनाएं परफेक्ट नहीं होंगी और ये हो सकता है कि 8% हो सकता है ये 4% ही रहे, तो इसको बोलते हैं अनएंटीसिपेटेड। तो हालांकि जब हम बात करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन की तो हम एंटीसिपेटेड को ही महत्व देंगे, लेकिन अपने एनालिसिस में हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर अनएंटीसिपेटेड होगा, यानी कि जितना हमने अनुमान लगाया उससे ज़्यादा या कम होगा, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो बिल्कुल टॉपिक को सिंपल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि जो केंज की अप्रोच थी वो क्या थी, कि उन्होंने माना था कि जो फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है वो शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से। केंजियन अप्रोच है ये पूरा का पूरा। जबकि न्यू क्लासिकल मानते थे कि जो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड है, मतलब जो पॉलिसी है, मतलब शुरू से बोल देता हूँ, केंजियन अप्रोच मानती थी कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है शॉर्ट रन में, जिससे वजह से आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो पाता। जबकि केंजियन जो अप्रोच का जो विरोध करते, मॉनेटरिस्ट ने भी यही माना। लेकिन जो न्यू क्लासिकल है, जो फ्री ट्रेड के समर्थक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी के विरोध में है, उनका बेसिकली ये मानना है कि गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट रन में भी आउटपुट और जीडीपी को नहीं बढ़ा पाएंगी। बेसिकली मतलब ये है। तो किस तरीके से ये आउटपुट और जीडीपी को नहीं बढ़ा पाएंगी उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बच्चों पहले मैं आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या है उसका मीनिंग बता देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि इंसान जो है, जो इकोनॉमिक एजेंट है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब है उसके पास बुद्धि है, उसके पास दिमाग है। देखिए मैं भी जानता था, आप भी जानते थे, मैं सब जानते थे कि कोविड के बाद महंगाई बढ़ेगी, मुझे भी पता था। और महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब सरकार इतना सारा पैसा मार्केट में ले आएगी। अब महंगाई में जो घी डालने का काम किया वो रूस और यूक्रेन युद्ध ने किया। तो बच्चों यहाँ पर एक एज ए इकोनॉमिक एजेंट, एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, देखिए रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लेबर है वो सबके सब नॉलेजेबल है। हालांकि बाद में हम इसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज भी करेंगे इसको जो इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इंसान जो है वो ह्यूमन रैशनल है, उसके पास
बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट खोजो सब पता चल जाएगा, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, क्या होने वाला है, सबके बारे में जानकारी है। इसके अलावा उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको पता है पिछले सालों में क्या हुआ। देखिए हर बार जब युद्ध होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, सबको पता है, किसको नहीं पता। युद्ध होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई शॉर्ट होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम बहुत सारे फैसले लेते हैं। यानी कि रैशनल एक्सपेक्टेशन में बेसिकली 3 चीज़ों का जोड़ है। एक तो जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, इसके अलावा उसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, पर्याप्त इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, और वो पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुका है। तो बच्चों केंजियन और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स ने यह अज्यूम किया था कि प्राइस एक्सपेक्टेशन एडजस्ट स्लोली, यानी कि जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है वो स्लोली एडजस्ट करती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात कहूँ, मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ी, तो मनी सप्लाई बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये प्राइस जब लेबर मार्केट में जाएगा, लेबर मार्केट तक पहुंचेगा, तो ये स्लोली होता है, धीरे धीरे एडजस्ट होता है। क्यों? क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और शॉर्ट पीरियड में इसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ जाते हैं। हालांकि लॉन्ग रन में ये नहीं होता, लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं होता जी, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, सूचनाएं हैं। तो जैसे ही आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे, जो लेबर मार्केट है उसको या इकोनॉमिक एजेंट है उनको पता चल जाएगा कि कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना फैसला लेंगे। और इसी वजह से एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है, हाइपोथेसिस है, वो ये मान के चलती है कि किस तरीके से जो पॉलिसी हैं वो इवन शॉर्ट रन में भी फेल हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम समझाने की कोशिश की गई है बच्चों। सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको अलग से भी समझा सकता हूँ, मैं उसमें भी बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन न्यू क्लासिकल मॉडल। तो न्यू क्लासिकल मॉडल में ये हमारा YD है जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये YS है जो कि एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ये YS है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से अफेक्टेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से अफेक्टेड होता है, टैक्स से और इन्वेस्टमेंट से। इसी तरीके से ये भी इन चारों से अफेक्टेड होता है। तो सिंपल तरीके से हमने समझा। हालांकि जब हम केंजियन मॉडल मानते थे तो केंज में हम ये मान के चलते थे कि जो सप्लाई है वो एक्सपेक्टेड प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन क्लासिकल मॉडल में हमने इन चारों से इन्फ्लुएंस इसको मान लिया है। इसी तरीके से लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में ये लेबर डिमांड है जो कि P0, यानी कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो MPN जो हमने पढ़ा था इंटू P0 से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये लेबर की सप्लाई है। तो लेबर की सप्लाई लेबर डिमांड के बराबर है, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यू क्लासिकल मॉडल में इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है। अब बच्चों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर मॉनेटरी चेंज होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होता है या फिस्कल पॉलिसी में चेंज होता है, तो इकोनॉमी किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, इसके बारे में यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों ये डायग्राम मैं आपको अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। देखिए सिंपल तरीके से जो न्यू क्लासिकल मॉडल है उसका जो अप्रोच है वो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये डायग्राम है बेसिकली जिसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा है हमारा, यानी कि ये हमारी मान लीजिए YD है और ये हमारी है YS। ओके बच्चों, यहां पे हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा प्राइस लेवल है P0, ये हमारा आउटपुट का लेवल है Y0, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारी है डिमांड ऑफ लेबर, इसको ND बोल देते हैं। ये सप्लाई ऑफ लेबर है जिसको कि हम NS बोल देते हैं, और यहाँ पे हमारा वेज रेट डिसाइड हो रहा है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। ओके जी, अब जो हमारा आप कह सकते हो क्लासिकल मॉडल है, सॉरी जो केंजियन मॉडल है या मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स के मॉडल है, उनका ये मानना था कि केंज कहते थे कि एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, मॉनेटरिस्ट कहते थे कि मनी सप्लाई बढ़ा दो, लेकिन दोनों का असर एक ही पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने से
जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं और जीडीपी का लेवल बढ़ता है, जो डिमांड ऑफ लेबर है वो बढ़ेगा। इसको मैं 1 बोल देता हूं, और इसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा और वेज रेट भी राइज करेगा। अब यहां से शुरू होती है बच्चों केंज, ये शॉर्ट रन में ये पॉसिबल है। यहां से शुरू होता है क्लासिकल में और न्यू क्लासिकल में और केंजियन इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो हैं वो ये मानते थे कि ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही क्विकली होगा, यानी कि उनका ये मानना था कि जैसे ही वेज बढ़ा, जो कंज्यूमर है उसको पता चल जाएगा कि रियल में तो वेज नहीं बढ़ा है। इसकी वजह से वो क्या करेगा, मतलब क्विकली, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, घंटों में पता चल जाएगा। इसकी वजह से वो इस वेज रेट पर, W1 वेज रेट पर अपनी सप्लाई को घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अब उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने पैसे उसको पहले मिल रहे थे, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह से बच्चों होगा ये, शॉर्ट रन में ही ऐसा होगा बच्चों, लॉन्ग रन में नहीं होगा ऐसा, शॉर्ट रन में ही ऐसा होगा। शॉर्ट रन में ये होगा कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो घट जाएगी। इसकी वजह से, एग्रीगेट सप्लाई घटने की वजह से प्राइसेस और बढ़ेंगे और आपका ओवरऑल आपकी जो डिमांड है वो इतनी हो जाएगी, जबकि सप्लाई जो है वो इस पॉइंट पर आ जाएगी और फिर से आपका इक्विलिब्रियम लेवल इसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे था, लेकिन ऊंचा वेज रेट आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं वो भी ऊंचे मिलेंगे। बेसिकली बच्चों यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम E0 मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं, यानी कि समझाने की कोशिश ये की गई है कि शॉर्ट रन में ही अगर आपने नंबर 1 एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, इसकी वजह से आप देखिए प्राइसेस बढ़ गए, मैं यहां पे नंबर 2 लिख देता हूं, और आउटपुट का लेवल बढ़ गया नंबर 3। इसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ी नंबर 4, इसकी वजह से वेज बढ़ा नंबर 5, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नंबर 6, इसकी वजह से हमारी सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी नंबर 7। इसकी वजह से एक तरफ तो हमारी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सप्लाई घट रही है और इक्विलिब्रियम लेवल वहां पे स्थापित होगा, वहां पे स्टेबलाइज होगा, जहां पर फिर से आप कह सकते हो डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ सप्लाई बराबर हो और ये भी बराबर हो। यानी कि एंटीसिपेटेड का मतलब है कि इसी तरीके का पॉसिबल है अगर आपके पास में एंटीसिपेटेड आपका इन्फ्लेशन है, एंटीसिपेटेड आपका आप कह सकते हो पॉलिसी है, यानी कि जिस पॉलिसी का आप पहले से अनुमान लगा सकते हो उसमें किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा और आउटपुट नहीं बढ़ा, क्योंकि आउटपुट फिर से लौट के वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट रन ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली बच्चों यही केंजी और क्लासिकल मॉडल का डिफरेंस है। लेकिन याद रखिएगा ये तब है कंडीशन जब केस जो है वो एंटीसिपेटेड है। अगर यही केस अनएंटीसिपेटेड हो तो उस केस में क्या कंडीशन अप्लाई होगी वो भी हम एक बार समझ लेते हैं बच्चों। अनएंटीसिपेटेड का मतलब है जिसका पहले से आप अनुमान लगा ही नहीं सकते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तब वो कहते हैं कि यस शॉर्ट रन में आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा। देखिए अगर हम ये मान के चल लेते हैं कि अनएंटीसिपेटेड का माहौल है, इसका मतलब हमें सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, हमें जानकारी नहीं मिल रही है, हमें नॉलेज नहीं मिल रही है और इसमें टाइम लग रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट का इंपैक्ट पता चलेगा और जब तक इंपैक्ट पता, पॉलिसी वही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन ये केस शॉर्ट रन में अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि केंजियन और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स मानते थे। लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें रैशनल एक्सपेक्टेशन की, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस ये मान के चलती है कि
संपूर्ण सूचनाएं, तमाम सूचनाएं, पूरी की पूरी नॉलेज अवेलेबल है। इसीलिए अगर पूरी की पूरी नॉलेज अवेलेबल है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अनएंटिसिपेटेड है, यानी कि यहां पे जो रोल है वो एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड कहा जाता है। एंटिसिपेटेड का मतलब जिसमें इकोनॉमिक एजेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी का जो इंपैक्ट पड़ेगा उसकी जानकारी पहले से लगा सकते हैं, तो उस केस में शॉर्ट रन में भी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो जानकारी लगाने में चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो बच्चों ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही सारी बातें बच्चों हमने यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू समझाई हुई हैं। और अगली वाली वीडियो में यही देखिए अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी चेंज का असर क्या पड़ेगा, बाकी की सब बातें बच्चों वही है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो से हम आपको समझाएंगे न्यू क्लासिकल पॉलिसी कंक्लूजन, यानी कि न्यू क्लासिकल पॉलिसी कंक्लूजन। तो उसके बारे में समझाएंगे कि क्या गवर्नमेंट को मार्केट स्टेबलाइजेशन में रोल प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बच्चों वो वीडियो तो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेगी, और अगर आप हमारी सारी की सारी वीडियो देखना चाहें और सिस्टमेटिकल तरीके से देखना चाहें तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको देखिए कोर्सेज पेड हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पेड कोर्स खरीदते हो तो आपको सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा और वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से आप बच्चों को कोर्स दें, और यूपीएससी लेवल का कोर्स बनाना है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप जरूर इसको लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।